हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 31 जनवरी के शिफ्ट 2 के केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। तो आप देख सकते हो एज यूजुअल क्लास 12 का वेटेज ज़्यादा है, क्लास 11 का वेटेज कम है, यानी कि फिर से वही चीज़। अगर आपका क्लास 11 वीक रह गया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास 12 में आके हार्ड वर्क कीजिए, तो उससे क्लास 11 के जो कुछ कुछ टॉपिक आपके वीक रह गए हैं वो कवर हो जाएंगे, और क्लास 12 आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लास 11 के वीक टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि 12 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स 11 से कॉमन है। तो आपका जेई मेंस में अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा। तो प्लीज़ जो स्टूडेंट 11 से 12 जा रहे हैं, अगर आपको 11 थोड़ा वीक हो गया है तो उतना घबराना नहीं है, 12 आप हार्ड वर्क कीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये पहला पेपर है जिसमें फिजिकल का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो बहुत अच्छी बात होगी। जिनको न्यूमेरिकल पसंद है उनके लिए अच्छा सेक्शन था। वैसे फिर भी बताएंगे आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहे किसी भी तरह के चैलेंज के लिए। समझ में आया? चाहे फिजिकल भी टफ हो, फिजिकल का वेटेज बढ़ा सकता है, ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ा सकता है, इनऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ा सकता है। आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए तीनों केसेस के लिए, है ना। इसका मतलब है आपको हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट डेटा है। इस शिफ्ट में 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में आया था 63 मार्क्स पे, है ना। मतलब हम इसको मॉडरेट पेपर कहेंगे, मॉडरेट टू इजी, है ना, थोड़ा सा मॉडरेट ज़्यादा। तो इस शिफ्ट में 99 परसेंटाइल 63 मार्क्स पे आया था, और इस शिफ्ट में ओवरऑल 99 परसेंटाइल 175 मार्क्स पे आया था। यानी कि इस शिफ्ट में केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स या मैथ्स भी कोई एक सेक्शन मॉडरेट होगा, तभी कट ऑफ थोड़ा बढ़ गया है। आपको याद होगा 31 जनवरी के शिफ्ट 1 में 99 परसेंटाइल कट ऑफ 155 पे था, मॉर्निंग शिफ्ट में 155, इवनिंग शिफ्ट में 175। तो 20 मार्क्स का डिफरेंस है, यानी कि आपको फिजिक्स मैथ्स में से कोई एक सेक्शन ईजी होगा या मॉडरेट होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक करके, कैसा क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग हेलोजेनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेलो अल्केन से क्वेश्चन लग रहा है, द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन इट्स स्ट्रक्चर। फॉर्मूला पूछ रहा है, क्लोरल का याद रखना, CCl3CHO होता है, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। गैमेक्सिन का होता है C6H6Cl6, है ना। सब एनसीईआरटी के रिएक्शंस में इनके फॉर्मूला दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर देख लीजिए, क्लोरोपिक्रीन होता है CCl3NO2, और फ्रीऑन 1,2 होता है CF2Cl2। देख सकते हो सबसे ज्यादा क्या पूछ रहा है, क्लोरीन एटम्स गैमेक्सिन में है ना। इजी क्वेश्चन है। जो बच्चा हेलो अल्केन्स के एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये रिएक्शन पता होगा, इनके फॉर्मूलाज पता होंगे। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द यूज ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिड बेस टाइट्रेशन, मतलब आयनिक से क्वेश्चन है। मिथाइल ऑरेंज में बी यूज फॉर अ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन, ये गलत है। इनकरेक्ट पूछा है तो यही ऑप्शन होगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा आपको बताया था, इसको याद रखना, आगे अप्रैल शिफ्ट में काम आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहे तो फेनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों यूज कर सकते हैं, याद रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में फेनोप्थिलीन मिथाइल ऑरेंज दोनों यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं, फेनोप्थिलीन यूज नहीं करते। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में आपको यूज होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आपको होगा फेनोप्थिलीन, ठीक है। और वीक एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन में कोई इंडिकेटर सूटेबल नहीं होता, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में कोई इंडिकेटर सूटेबल नहीं होता, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीन स्टेटमेंट सही है। बाकी तीन स्टेटमेंट वही चीजें जो हम लिखवाए हैं, है ना। बाकी तीन जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में दिखा है फेनोप्थिलीन, लेकिन याद रखिएगा मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं। ये एडिशनल पॉइंट है आपके लिए। तो 2 और 3 तो सही है ही, फोर्थ में एक और एडिशनल पॉइंट निकलो, फेनोप्थिलीन एज वेल एज मिथाइल ऑरेंज कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन।
नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। सही है, सही है। वेरुला यूज होता है ट्राइंकुलाइजर में, ये ट्राइंकुलाइजर है, याद रखिएगा, ये ट्राइंकुलाइजर है। डीप, हाँ ये है एंटीबायोटिक, ये याद रखिएगा, ये एंटीबायोटिक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एनसीईआरटी पर डायरेक्ट दिया है। ये भी डिसइंफेक्टेंट है। क्या पूछ रहा है? आर नॉट यूज्ड, नॉट यूज सी एंड डी होगा फोर्थ। फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलेंगे, क्योंकि इतना दवाई का नाम लोगों को याद रहता नहीं है, सच मायने में इतना केमिकल्स के नाम लोगों को नहीं याद रहता, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलेंगे। क्योंकि इतने एंटीबायोटिक, इतने ट्राइंकुलाइजर का नाम याद रखना पॉसिबल, इतना डिसइंफेक्टेंट का नाम याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है? हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन हो सकता है। विथ फॉर्मूला C6H8 यूजेस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब 2 पाई बॉन्ड है। पहला डेटा मिल गया, 2 पाई बॉन्ड है। ऑन नोजोलिसिस एक्सिल्स 2 मोल्स ऑफ मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड, 2 मोल्स है मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड का, मतलब CH2CHO, ये है मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड, याद रखना। और 2 मोल है, मतलब ऊपर से भी हम लिख देते हैं CH2CHO, है ना। इनको जोड़ दोगे, ऑक्सीजन हटा के इनको जोड़ दो, तो आपको ओरिजिनल मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन। ये है ना, एक्स आपको ये कंपाउंड है, इसके ओजोनलिसिस से ये मिलेगा आपको, है ना। आप इनको जोड़ दो, ऑक्सीजन हटा के जोड़ दो, ऑक्सीजन हटा के पाई बॉन्ड ले आओ, और 2 पाई बॉन्ड भी है तो सेटिस्फाई कर रहा है। नॉमेनक्लेचर करोगे तो 1 2 3 4, तो हेक्सा 1,4, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन, फोर्थ 1 3 नहीं होगा, 1 4 होगा, पूरा कर देते हैं 5 6, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन, फोर्थ होगा, है ना। मॉडरेट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इस तरह क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, तो मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे। थोड़ा इसमें बच्चे कंफ्यूजन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कर सकते थे, थोड़ा सा IUPAC का भी कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्या है? साइक्लोहेक्साइलामीन व्हेन ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड, देख लो क्या है। HNO2 बनेगा साइक्लोहेक्सानॉल, क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सानॉल, P है ये, और इसको PCC से कर देंगे तो बनेगा साइक्लोहेक्सानॉन, तो साइक्लोहेक्सानॉन मिल गया। व्हेन Q इज हीटेड, डाइल्यूट एनएच का मतलब है एल्डोल है, तो देख लो ट्रिक क्या है। अब क्या करो, एक का डबल बॉन्ड हो और दूसरे के CH2 को कंबाइन कर दो, मतलब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। क्योंकि अल्कीन बनाए समय तो यही ट्रिक होता है, एक का डबल बॉन्ड हो, दूसरे का H2, मिलके हीट करने पे वाटर चल जाता है, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH तो यूज करो, कहीं कैटलिस्ट होगा तो बन जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर, आप देख लो, सेकंड बनेगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, है ना। सेकंड ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। हीट किए हैं तो एल्डोल में वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो फिर से देख लो क्या है, साइक्लोहेक्सानॉन के अल्फा हाइड्रोजन, जो 2 अल्फा हाइड्रोजन है वो दूसरे साइक्लोहेक्सानॉन के ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। हम इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे, है ना। थोड़ा सा बच्चे ऑप्शन देखिए कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन जो बच्चा एनसीईआरटी से एल्डोल पढ़ा है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, और बाकी रिएक्शन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। तो मॉडरेट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बच्चे ऑप्शन से कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, अपॉन हीटिंग अ बोरिक्स बीड डिप्ड इन क्यूप्रिक सल्फेट इन अ ल्यूमिनस फ्लेम, कलर ऑफ बीड बिकम्स ग्रीन, ग्रीन नहीं गलत है, ब्लू होता है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट रिएक्शन दिया हुआ है, ब्लू होता है, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ब्लू बीड होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, CuBO2
होल्ड ट्वाइस। द ग्रीन कलर, भाई ब्लू है तो खत्म ही हो गया कहानी। स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा, ब्लू बीड बनता है, ग्रीन बीड नहीं बनता। एनसीईआरटी में बोर्ड एक्स बीड टेस्ट में साफ साफ ये रिएक्शन दिया हुआ है, ब्लू बीड होता है, ग्रीन बीड नहीं होता। गलत है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द करेक्टनेस। ठीक है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी सेम फॉर 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर यूरिया। गलत है, सोडियम क्लोराइड का वॉन्टो फैक्टर 2 होगा और यूरिया का वॉन्टो फैक्टर 1 होगा, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो गलत है ये स्टेटमेंट। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बॉयल विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन, ये तो सही है। ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हाइपो, गलत है ये, हाइप उल्टा होगा, हाइपो से हाइपर होगा, तो ये भी गलत है। हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक दिया है, उल्टा होगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। The density of 32% H2SO4 solution having molarity is approximately, तो देखो याद रखने का फॉर्मूला, मोलारिटी होता है 10 इंटू डी इंटू एक्स बाई एम बी। ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया रहे ग्राम पर एम एल में और परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहे और मोलर मास पता हो हमको सॉल्यूट का, तो ये फॉर्मूला तो चेक कर लो, हम डेटा से ही चेक कर लेते हैं। एम निकाल देते हैं, डी कितना है 1.26, 32, H2SO4 का मोलर मास तो 98 होता ही, ये सबको पता है। 32 इंटू 10 320 अपॉन 98, 3 पॉइंट समथिंग 1 सही है, सही है, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, सही है, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, स्टेटमेंट सही है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, मोलैरिटी इक्वल टू होता है 10 इंटू डी इंटू एक्स बाई एम बी, डी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एम एल, एक्स है परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो डी सही है। और नेगेटिवली चार्ज्ड सोल इज ऑब्टेन्ड व्हेन केआई सॉल्यूशन एज इट, गलत है ये, याद रखना। केआई को सिल्वर नाइट्रेट में डालोगे तो सिल्वर आयोडाइड बनेगा, और सिल्वर आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट में है, तो सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट में Ag प्लस आयन कॉमन है, तो पॉजिटिव चार्ज सोल्ड मिलता है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज सोल्ड। तो कौन कौन सा सही है, बी और डी सही है, बाकी सब गलत है, फोर्थ। ठीक है, गुड को ये हम मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें पूछ लिए हैं, मॉडरेट क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना था, फिर मॉडरेट है, ईजी नहीं है क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन है ना, तो गुड क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट है एनसीईआरटी बेस्ड, बस था कि आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने थे इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड ए गिव्स अ टेट्राएसीटेट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब 4 OH ग्रुप होगा, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ए विद ब्रोमीन वाटर के साथ एसिड दे रहा है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा। चलिए देखते हैं किसमें किसमें एल्डिहाइड है। कीटोन है गलत, कीटोन है गलत, तो जो भी होगा फर्स्ट और फोर्थ में होगा। और क्या दिया है, रिडक्शन ऑफ ए विथ HI गिव्स आइसोपेंटेन, तो फोर्थ गलत हो गया, फोर्थ का रिडक्शन करोगे तो N पेंटेन मिलेगा, आइसोपेंटेन मिलने वाला नहीं है, तो फोर्थ गलत हो गया, आंसर होगा 1। मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे ये बायोमोलिक्यूल्स का, ग्लूकोज में इस तरह के रिएक्शन दिए हुए हैं बायोमोलिक्यूल्स में, तो अगर जो बच्चा एनसीईआरटी से पढ़ा क्वेश्चन कर सकता था, है ना, लेकिन वही चीज़ है कि फिर से 2-3 रिएक्शन को मिक्स कर दिया है, तो हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो, है ना, इसलिए मॉडरेट कह रहे हैं इसको, बिल्कुल ईजी नहीं बोलेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज्ड है। ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि टेट्राएसीटेट से नंबर ऑफ OH ग्रुप, जो कि 4 है, देख सकते हो 4 है, 1 2 3 4, ब्रोमीन वाटर एसिड में कन्वर्ट कर रहा है तो एल्डिहाइड ग्रुप, और आइसोपेंटेन दे रहा है रिडक्शन पे, तो फर्स्ट हुआ मॉडरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो क्वांटम नंबर क्वेश्चन लग रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, तो n+l देख लेंगे, पहले का है 3, n+l देखो, पढ़े हो बॉब प्रिंसिपल से, n+l से एनर्जी डिटरमाइन करते हैं। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5,
तो सबसे कम तो ए का होगा, 2 ऑप्शन, और सबसे ज्यादा डी का होगा, एक ऑप्शन। खत्म हो गया भाई, ऐसे ही खत्म हो गया। सबसे कम ए का, हाँ सबसे कम ए का, सबसे ज्यादा डी का, खत्म हो गया। अच्छा बाकी में चलो बी और सी भी देख लेते हैं। तो बी और सी में n प्लस एल तो सेम है, लेकिन जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, तो डी के बाद बी का होगा, डी के बाद बी का है, सही है। याद रखना इस चीज को, अगर n प्लस एल सेम है तो जिसका n ज्यादा, n प्लस एल सेम है तो n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। n प्लस एल सेम तो n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। ये इजी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी के बैक साइज में भी दिए हुए हैं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरोन ट्राइहेलाइड्स फॉलोज द ऑर्डर। ये गुड क्वेश्चन है ना, वैसे जेई मेन से पहले आ चुका, लेकिन हम गुड क्वेश्चन कहेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे। और इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होता है बैक बॉन्डिंग का। देखो क्या होता है बैक बॉन्डिंग का, देख लो। एक्स के पास लोन पेयर है, हेलोजन है ना, तो आप सोच लो 3 लोन पेयर है। वो अपना एक लोन पेयर बोरोन के पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल भी यूज करता है। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ना है, तो एक पी ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो बैक बॉन्डिंग के चलते बोरोन का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। और लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी का मतलब लुईस एसिड कैरेक्टर घट जाएगा, लुईस एसिड स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है 2p2p ओवरलैप से, जो कि सबसे अच्छा होता है। 2p2p ओवरलैप सबसे अच्छा होगा, तो BF3 में बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छा होगा, तो लीस्ट एसिडिक फर्स्ट और फोर्थ में है। और सबसे घटिया होगा ओवरलैप 2p5p का, इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे घटिया होगा, तो Bi3 मोस्ट एसिडिक रहेगा, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन मिला ही नहीं है आयोडीन से, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो इस क्वेश्चन में बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, लेकिन जेईई मेंस के पीवाईक्यू में आ चुका है, तो जो बच्चा पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करता है वो क्वेश्चन कर दिया होगा। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे, डिफिकल्ट इसलिए नहीं क्योंकि पहले आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो BF3 लीस्ट एसिडिक ड्यू टू बेटर बैक बॉन्डिंग, Bi3 मोस्ट एसिडिक ड्यू टू वेरी पुअर बैक बॉन्डिंग। नेक्स्ट, मैच द कॉलम लग रहा है, फीसिस ऑप्शन साफ साफ है, एक्सोथर्मिक है लेकिन डेल्टा एच बहुत कम होता है, तो ए का हो गया 2। और देखते हैं एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी, डी का हो गया 3। चलिए देखते हैं किसमें D3 है, एक ही ऑप्शन में, खत्म हो गया। ए का 2, डी का 3, एक ही फोर्थ में है। चलो बाकी भी देख लेते हैं। बी का 1 केमिसॉर्प्शन सिंगल लेयर बिल्कुल सही है। सी का 4 क्या है, सी का हेट्रोजेनस कैटलिसिस है ना। आयरन सॉलिड है और रिएक्टेंट गैस है, आयरन सॉलिड रिएक्टेंट गैस, तो हेट्रोजेनस कैटलिसिस होगा। कैटलिस्ट सॉलिड रिएक्टेंट गैस, तो हेट्रोजेनस कैटलिसिस। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बिना कुछ चेंज किए हुए, इजी क्वेश्चन है, इतना तो पता होना चाहिए। जो बच्चा सरफेस केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ा होगा उसे हो गया होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 2। बिल्कुल सही है, आप पढ़े भी होगा ट्रांजिशन मेटल का, ट्रांजिशन मेटल का जो आयनाइजेशन एनर्जी है एस ब्लॉक से ज्यादा होता है ना, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल का शील्डिंग पुअर होता है, तो स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा। ट्रांजिशन मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक के मेटल से ज्यादा होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल का शील्डिंग बहुत पुअर होता है। दूसरा रीजन इन 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट सक्सेसिव, बिल्कुल सही है, वही है, डी ऑर्बिटल का शील्डिंग पुअर होता है, जिसके चलते आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, क्या होगा फर्स्ट।
ठीक है, क्या होगा? फर्स्ट है ना, बाकी कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, the element playing significant role in neuromuscle function and interneuronal transmission is calcium। एस ब्लॉक का एनसीईआरटी पढ़ लेना, एस ब्लॉक का एनसीईआरटी पढ़ लो, दिया है साफ साफ। नर्व कंडक्शन में कैसे एलिमेंट्स यूज होते हैं दिया है साफ साफ, ठीक है ना। तो आंसर कैल्शियम है। ये मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं होंगे, लोग वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देते हैं, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। वैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट है विदाउट एनी डेटा चेंज। नेक्स्ट है H2O2 इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ, सही है ये एनसीईआरटी में देखिएगा यूजेस ऑफ H2O2 में दिया हुआ है, देख लेना दिया है, सही है। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों एनसीईआरटी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूजेस में दिया हुआ है, आप देख सकते हो एनसीईआरटी बुक में, तो बोथ आर करेक्ट। फर्स्ट होगा, ठीक है ना, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से हम इसको मॉडरेट कहेंगे क्योंकि लोग यूजेस उतने अच्छे से पढ़ते नहीं है, जनरली लोग कंपाउंड्स के यूजेस उतने अच्छे से पढ़ते नहीं है, इसलिए इसको हम मॉडरेट क्वेश्चन बोल रहे हैं, लेकिन है डायरेक्ट एनसीईआरटी से। एक्चुअली H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, इसलिए एरोबिक कंडीशन रिस्टोर कर देता है ऑक्सीजन रिलीज करके। नेक्स्ट क्या है? नॉर्मल रेन वाटर स्लाइटली एसिडिक एंड पीएच वैल्यू 5.6, ये इजी क्वेश्चन है, कार्बोनिक एसिड के, है ना, एटमॉस्फेयर में CO2 है, वाटर के साथ H2CO3 देता है, इजी क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डायरेक्ट दिया हुआ है कि रेन वाटर का पीएच 5.6 होता है, तो इजी क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन क्या है? व्हेन ए हाइड्रोकार्बन अंडरगोस कंप्लीट कंबशन इट रिक्वायर्स 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए। याद रखिएगा क्वेश्चन रिपीटेड है, जो पुराने शिफ्ट के वीडियो सॉल्यूशन देख रहे होंगे आपको पता होगा इस तरह क्वेश्चन पहले आ चुका है जनवरी शिफ्ट में, बस डेटा चेंज कर दिया इन्होंने। तो जो लोग अप्रैल शिफ्ट में जिनका लेट डेट पे होगा जेईई मेंस एग्जाम, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, क्या पता आप लोग के शिफ्ट में भी रिपीट हो। चल देखते हैं इसको, तो हाइड्रोकार्बन CXHY मान लेते हैं, इसके कंबसन का बैलेंसिंग पहले ही बता चुके हैं आप लोग को हम, है ना। ध्यान रखिएगा कोई भी हाइड्रोकार्बन के कंबसन का जनरल बैलेंसिंग का फॉर्मूला है ये, X + Y/4O2 XCO2 + Y/2H2O। इट रिक्वायर्स 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि X + Y/4 = 11 है, और प्रोड्यूसेस 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, यानी कि Y/2 आपको 4 है, तो Y8 आ गया, सिंपल है, Y8 आ गया, पुट कर दो, Y8 आ गया तो X + 2 = 11, तो X = 9 आ जाएगा, C9H8 फर्स्ट। इजी क्वेश्चन बोलेंगे, है ना, इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और ये पता होना चाहिए, है ना। ये बेसिक बैलेंसिंग इक्वेशन है, एनसीईआरटी में 2-3 जगह दिया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था ये, है ना। ये आपको हम कह सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये, तो चैप्टर 1 में हो जाएगा, इजी क्वेश्चन, चैप्टर 1 क्लास 11th, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अमाइंस का लग रहा है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब कायरल कार्बन हो सकता है, सही है, एंड गिव्स नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड, ठीक है। द कंपाउंड रिएक्ट्स विद, ये है हिंसबर्ग रिएजेंट, जिनको नहीं पता ये है हिंसबर्ग रिएजेंट, प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन QH, मतलब कंफर्म हो गया है कि 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो प्रोडक्ट देता है वो प्रोडक्ट बेस में सॉल्युबल होता है, तो 1 डिग्री अमीन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब कायरल कार्बन, देखते हैं 1 डिग्री अमीन, कोई कायरल कार्बन नहीं, गलत, ये तो गलत है, ये गलत है, ये होगा, ये कायरल कार्बन है, फोर्थ होगा। मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन इसलिए कि हो सकता है आप
बहुत लोगों को हिंसबर्ग टेस्ट रिएजेंट का टेस्ट पता नहीं हो। बाकी क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, बस ये पता करना था कि हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट में 1 डिग्री अमीन जो प्रोडक्ट बनाता है वो बेस में सॉल्युबल है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो कायरल कार्बन होगा। तो फोर्थ ऑप्शन मॉडरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोन एंड, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बोरोन एंड इंडियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय जोन रिफाइनिंग, बिल्कुल सही है। वैन एरकल मेथड इज यूज्ड, गलत है, टंगस्टन नहीं होता है भाई, है ना, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज करते हैं, टंगस्टन के लिए यूज नहीं करते। तो इनकरेक्ट पूछा है ना तो सेकंड हो जाएगा, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। वैन एरकल मेथड जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज करते हैं, टंगस्टन के लिए यूज नहीं करते। टंगस्टन तो फिलामेंट यूज करते हैं जब टेम्परेचर प्रोड्यूस करना होता है 1800 केल्विन के आसपास, तो टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं, टंगस्टन को प्यूरिफाई करने के लिए नहीं यूज करते। तो सेकंड गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट? ये पता होना चाहिए आपको। इसका आंसर होगा यू, है ना, EU और GD। EU और GD के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताए थे आपको हम। EU का होगा, देख लो, Xenon 6s2 4f7, Xenon 6s2 4f7। और GD का देख लो, Xenon आप ये देख सकते हो 6s2 4f7 5d1 GD का एटॉमिक नंबर 64 है ना, तो 54 56 हाँ 5d1 दोनों में F7 है, हाफ फील्ड बनाया ना तो F7, तो आंसर होगा B और D। ये हम मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे क्योंकि F ब्लॉक के एलिमेंट का लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ध्यान रखते नहीं है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी D एंड F ब्लॉक को सॉल्व किए हो उसमें ये क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी बैक साइज में इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा हुआ है, तो जो बच्चा एनसीईआरटी का बैक साइज सॉल्व करता है D एंड F ब्लॉक का वो कर दिया होगा, इसलिए हम इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोल रहे हैं। इजी नहीं बोल सकते क्योंकि F ब्लॉक के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, और डिफिकल्ट इसलिए नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट है ये बैक साइज में क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना EU और GD में F7 कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हाफ फील्ड F ऑर्बिटल। अगला क्या है? इन ड्यूमास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन द सैंपल इज हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड एंड द गैस इवॉल्व इज पास ओवर कॉपर गेज। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ना उसको कॉपर गेज नाइट्रोजन में रिड्यूस कर देता है, कॉपर गेज होगा। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, ड्यूमास मेथड में डायरेक्ट एनसीईआरटी से। इजी क्वेश्चन है ना, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है उसको कॉपर गेज नाइट्रोजन में रिड्यूस कर देता है। इजी क्वेश्चन। चलिए हम लोग इंटीरियर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है CFAC दिया है, टाइटेनियम H2O होल 6 3+, ये दिया हुआ है द कॉम्प्लेक्स विल एब्जॉर्ब। चलिए हम लोग इंटीरियर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। CFAC दिया है कॉम्प्लेक्स का -96 किलोजूल पर मोल, और ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट जिसका वेवलेंथ हमको कैलकुलेट करना है। प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, एवोगैड्रो कांस्टेंट दिया है। तो एक चीज याद रखिएगा, CFAC का फॉर्मूला होता है ना, CFAC का फॉर्मूला होगा 0.6 EG माइनस 0.4 T2G इंटू डेल्टा नॉट, है ना। और CFAC दिया है आपको -96 किलोजूल पर मोल, तो इसको आपको एक तरह से मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। तो एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 है, ठीक है, विच इज इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, ये D1 कॉन्फ़िगरेशन है, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो तो +3 होगा, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो T2G में 1 डाल दो, तो -4 इंटू डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट होता है hc/λ, ठीक है, माइनस से माइनस उड़ा दो 6 से 16 10⁻22 4, है ना। तो यहां से लैम्डा क्या हो जाएगा, h क्या है 6.4 इंटू 10⁻−34
इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8 अपॉन क्या हो जाएगा, अच्छा 10 का पावर 22 उधर जाएगा, इंटू 10 का पावर 22, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तो लैम्डा 480 नैनोमीटर आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो लैम्डा 480 नैनोमीटर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी क्वेश्चन इजी था, मतलब इजी नहीं मॉडरेट कहेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि CFAC से डेल्टा कैसे निकालना है। तो ये रिलेशन होता है, इसको याद रखिएगा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए CFAC और डेल्टा नॉट में ये रिलेशन होता है 0.6 EG माइनस 0.4 T2G इंटू डेल्टा नॉट, और D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो माइनस 0.4 हो गया। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लोगे 480 नैनोमीटर हो जाएगा। मॉडरेट क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा स्पीसीज लीनियर है, देखते जाते हैं। XCF2 ये लीनियर होगा, ये लीनियर है, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। I3 प्लस लीनियर नहीं होगा, इसलिए नहीं बना रहे हैं, ये बेंट होगा। C3O2 होगा लीनियर, बिल्कुल सही है। sp हाइब्रिडाइज लीनियर होगा। I3 माइनस भी लीनियर होगा, इसी तरह का है I3 माइनस भी। I3 माइनस सिमिलर टू XCF2। CO2 भी होगा, SO2 नहीं होगा, SO2 आपको बेंट होता है। BeCl2 होगा, मिस्टेक है इसे, BeCl2, BeCl एग्जिस्ट नहीं करता। 1 2 3 4 5 ये नहीं होगा, ये बेंट है, ये बेंट है, तो 5 हो जाएगा आंसर। इसको मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे। ये केमिकल बॉन्डिंग के वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन है, तो याद रखना लीनियर ज्योमेट्री के लिए 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, या 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर होना चाहिए, है ना, या फिर हाइब्रिडाइजेशन sp, या फिर हाइब्रिडाइजेशन sp3d, इसमें 3 लोन पेयर हो। मॉडरेट क्वेश्चन है, 5 आंसर होगा। केमिकल बॉन्डिंग वेस्पर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंडक्टिविटी दिख रहा है, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। क्या पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इंटू इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000/m। कप्पा होता है 1/ρ, यहाँ रेजिस्टिविटी दिया है तो 1/ρ इंटू 1000, m क्या है 0.8, रो है 0.8, ये 4 हो जाएगा, ऊपर चल जाओ, ये 10 का पावर 6 अपॉन 4 हो जाएगा, है ना, 10 का पावर ऊपर 10 का पावर 6, ये 4। इसको आप लिख सकते हो 10 का पावर 4 में पूछ रहा है तो 100 यानी 25 इंटू 10 का पावर 4। यूनिट तो देख ही लोगे आप, देख लो आप, 5 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 1000/m 0.8, 5 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दी तो 4 हो गया, 10 का पावर 10,000, 10 का पावर 6, और 100 इंटू 10 का पावर 4 कर देंगे, और 100/4 25 हो जाएगा, 25 इंटू 10 का पावर 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर दिया है, वैल्यू ऑफ लॉग केएसपी, इजी क्वेश्चन है, देख लो। AgCl को लिख सकते हो आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में है तो मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोलर मास से डिवाइड कर दो 143.4, तो हो जाएगा आपको 10 का पावर -5, S 10 का पावर -5 हो जाएगा, तो S 10 का पावर -5 होगा तो KSP हो जाएगा S², S और S तो 10 का पावर -10, KSP 10 का पावर -10 है तो माइनस लॉग KSP माइनस लॉग
10 का पावर -10 है जो कि 10 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसमें बहुत सिंपल था, कैंसिल आउट हो गया पूरा। इजी क्वेश्चन है आयनिक का, है ना। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था, आपको पता है इंटीजर में से 10 में से 5 ही क्वेश्चन करना होता है, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक था। लॉग KSP 10 है, हम इसको कहेंगे इजी क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही आसान था, पूरा कट गया। KSP S² आ गया, S है 10 का पावर -5, KSP 10 का पावर -10 आ गया, माइनस लॉग KSP कर दो। नेक्स्ट है अ सैंपल ऑफ अ मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन रिपीट है, फिर से बोल रहे हैं, 24 जनवरी को इस तरह क्वेश्चन आया था। तो जिनका प्रेयल शिफ्ट में भी बाद में जेई मेंस हो, वो शुरू वाले शिफ्ट के मेमोरी वेस्ट पेपर को जरूर देख लीजिएगा। तो M 0.830 है, मतलब अगर M का हम 83 एटम्स माने तो O का 100 एटम होगा, और +2 +3 है, ठीक है। तो मान लो +2 में X होगा, तो +3 में 83 - X, टोटल चार्ज ऑन कटायन इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन अनायन कर देते हैं। ऑक्साइड पे चार्ज 2 यूनिट होता है, 2x + 249 - 300 इक्वल टू, सॉरी 83 माइनस, यहाँ पे एक मिनट, ये x होगा, सॉरी 83 - x, तो ये -3x हो जाएगा, है ना। 83 - x -+3 करो तो 3 × 83 - x हो जाएगा, इक्वल टू 200। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 49, x आपको यहां से 49 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, +2 का परसेंटेज, +2 का ही ना x था, तो 83 में x 49 है, तो 100 में कितना होगा, 49 बाई 83 × 100, इसको सॉल्व कर दोगे अप्रोक्सीमेटली 59% आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, इजी इसलिए वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए हुए हैं, जेई मेंस में भी प्रीवियस में बहुत आ चुके हैं। जेई मेंस जनवरी में ही 24-25 को आ चुका है, तो अगर आप 31 को पेपर दे रहे हो तो मेमोरी बेस्ड पेपर देखे होगा तो यही क्वेश्चन रिपीटेड है, थोड़ा सा डेटा चेंज है। इजी क्वेश्चन इसलिए क्या था, हमने आउट ऑफ 83 मेटल आयंस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का आयंस निकाल लिया, तो 83 में 49 है, तो 100 में 49/83 × 100 कर दिए, 59% हो जाएगा। कैलकुलेशन भी बहुत आसान था, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज्यूम कार्बन बर्ड्स अकॉर्डिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। लिमिटिंग रिएजेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों रिएक्टेंट का मास दिया है, तो देखते हैं मोल्स निकालो, दोनों का मोल्स निकालो। 12 ग्राम कार्बन है तो 1 मोल, 48 ग्राम ऑक्सीजन है तो 48/32, 1.5 मोल्स। लिमिटिंग रिएजेंट का टेक्निक बताए हैं आप लोग को, याद रखिएगा। मोल्स अपॉन कोफिशिएंट देखते हैं, रेशियो ले लो, रेशियो मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। छोटा रेशियो किसके लिए, कार्बन के लिए, तो कार्बन होगा लिमिटिंग रिएजेंट। याद रखना कार्बन है लिमिटिंग रिएजेंट। पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन है लिमिटिंग रिएजेंट, तो वही प्रोडक्ट का मोल्स डिसाइड करेगा। तो 2 मोल कार्बन 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 1 मोल कार्बन 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। CO आइडियल गैस है, 22.7 लीटर होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। अच्छा, इंटू 10 का -1 है तो 227 कर दो। इजी क्वेश्चन है भाई, जो क्लास 11th में स्टोचियोमेट्री सॉल्व किया होगा उसके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी बुक में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रेजेंट है ना। सिंपल याद रखिएगा इस टेक्निक को। अगर दोनों रिएक्टेंट का मोल्स दिया रहे तो मोल्स अपॉन कोफिशिएंट देखते हैं, जिसके लिए मोल्स अपॉन कोफिशिएंट कम आएगा वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया तो प्रोडक्ट का मोल्स निकाल लो। कार्बन था लिमिटिंग रिएजेंट, तो 2 मोल कार्बन 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 1 मोल 1 मोल 1 मोल मिल गया CO गैस, तो वॉल्यूम निकाल दिए HTP पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ alkali metals from lithium, potassium, cesium, rubidium having ionization enthalpy greater than। ये गड़बड़ क्वेश्चन है, ये हम डिफिकल्ट बोलेंगे।
डिफिकल्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि मेटल का आप इंडिविजुअली आयनाइजेशन एनर्जी याद नहीं कर सकते, इट इज नॉट फिजिबल। ठीक है, वैसे ध्यान रखिएगा सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 376 किलोजूल पर मोल होता है। लेकिन बात है कि एज ए स्टूडेंट आप कितना चीज याद करते रहोगे। तो मेरे अनुसार चूंकि इंटीरियर टाइप में 10 में से 5 ही करना था, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो फिर भी बता देते हैं। सुपर ऑक्साइड O2 माइनस होता है और एल्कली में 3 मेटल बनाते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सीजियम रूल आउट हो गया क्योंकि सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी 400 से कम है, यहां ग्रेटर देन बोला है, तो आंसर हो जाएगा 2, पोटेशियम रुबिडियम। फिर से बोल रही है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था इंटीरियर टाइप में, क्योंकि वहां आपको ऑप्शन होता है 10 में से 5 अटेम्प्ट करना, तो ये क्वेश्चन अवॉइडेबल था। जो बच्चा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा 99% चांस है गलत किया होगा, क्योंकि सबको इंडिविजुअली आपको मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी याद नहीं कर सकते। डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोकेमिस्ट्री का, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखने से बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है थर्मोकेमिस्ट्री का, देख लो। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का याद रखिएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया रहे तो फॉर्मूला होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह क्वेश्चन आपको क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स के बैक साइज में ही मिल जाएगा। मेरे अनुसार ये इजी क्वेश्चन है, इसको मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए देख लो, फिर बाकी कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ करना तो है नहीं। एक CO2 है तो -394, 4 HCl है, HCl का -92। अब रिएक्टेंट घटाओगे, एक CCl4 है 1 × -105, 2 वाटर है 2 × -242। सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा -394 -368, इधर प्लस कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 105 प्लस 484। सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 394 368 ऐड करो, नौ 16 3 1 4 7 12 हो गया, 8 4 12 1 9 10 16 1 762। और घटाना कितना है 484 और 105 कितना होगा 589 89। 12 में से 9 गया 3 है ना, 12 में से 9 गया 3, तो क्या हो जाएगा फिर 11 कर दो 73 73 173, तो माइनस साइन है तो -173 हो जाएगा, -173। मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा, हाँ तो 173 होगा, 173 किलो जूल पर मोल। तो देखो इसका कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है नहीं, है ना, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट था नहीं, डेसिमल में तो था ही नहीं, नॉर्मल नंबर्स में था और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था। अगर आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया रहे तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच गिव्स हेलो फॉर्म टेस्ट। हेलो फॉर्म टेस्ट का कंडीशन बता चुके हैं, अगर CH3CHOH कार्बन या हाइड्रोजन से अटैच्ड हो या CH3C डबल बॉन्ड हो, कार्बन या हाइड्रोजन से अटैच्ड हो, तो कंपाउंड X2 इन OH माइनस के साथ हेलो फॉर्म देता है। फिर से सुन लो, कंपाउंड में अगर CH3CHOH ग्रुप या CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप कार्बन या हाइड्रोजन से अटैच्ड हो तो हेलोजन OH माइनस के साथ हेलो फॉर्म देता है। चलो देख लेते हैं, मिथाइल कीटोन है, देगा नहीं देगा, मिथाइल कीटोन है देगा, यहां नहीं देगा, ये CH3CHOH है देगा,
ये नहीं देगा। आंसर कितना हो गया, 1 2 3, 3 हो गया आंसर, है ना। ये इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में इस तरह का हेलोफोन के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो इजी क्वेश्चन है। मेरे अनुसार इंटीरियर टाइप में आप इसी तरह क्वेश्चन किया कीजिएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो एक बार आप लॉजिकली ठीक से सोच लोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, बिल्कुल सही है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स 1/32 वैल्यू। याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है तो उससे A0/2 जाने में T½ लगता है, तो A0 से A0/32 जाने में 5 T½ लगेगा। आपको पता होना चाहिए ये, है ना। 1/2 का पावर 1/5 1/32 होता है, तो प्लीज लॉग ये सब भूल जाओ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। तो 5 T½ लगेगा, और T½ फर्स्ट ऑर्डर पता है फॉर्मूला 0.693/K। तो आप देख सकते हो 5 इंटू T½ क्या है, K दिया है, तो 5 इंटू 0.693/20, 5 4 से कर दो, ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा आपको 0.173, जिसको लिख सकते हो आप 17 इंटू 10 का पावर -2, 17 इंटू 10 का पावर -2। फिर से बता रहे हैं, थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिएगा, ये नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर का देखे फॉर्मूला लगा दिए K = 2.303/T log N0/8T। कई बार आप लॉजिकली ठीक से सोचोगे तो विदाउट बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो इसको ध्यान रखना। A0 से A0/32 में 5 T½ लगा, T½ होता है 0.693/K, और तुरंत इसका आंसर आ गया। तो आंसर इसका 17.173 मिनट्स, जो कि है 70 इंटू 10 का पावर -2 मिनट, नियरेस्ट इंटीजर पूछा है। ये भी हम इजी क्वेश्चन कहेंगे। आप भले ही एक फॉर्मूला लगा के इसको डिफिकल्ट कर दे, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है ये। चलिए, लगता है क्वेश्चन हो गया। तो आप देख सकते हो ये पेपर भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था, है ना। जो बच्चा एनसीईआरटी लॉजिकली पढ़ा होगा, एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा होगा, उसके लिए इस पेपर में 70 स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट बात नहीं था। तो नेक्स्ट डे हम 1 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।